नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी में लोकसभा चुनाव की हलचल से पहले राज्यसभा के चुनाव को सेमीफाइनल बताया जा रहा है, जिसको लेकर राज्य में सपा और बीजेपी आमने सामने है। मगर देखना यह है कि 10 सीटों के चुनावी रण में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग या सपा के पीडीए फॉर्मूला में से किसकी रणनीति ज्यादा कारगर साबित होती है। दोनों ही पार्टियां इन चुनावों में तमाम गणित के साथ तैयार हैं। अब देखना यह है कि फाइनल से पहले सेमीफाइनल का क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। तो राज्यसभा के रण पर आज हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में एक बड़ा सेमीफाइनल होना है और वो है राज्यसभा चुनाव का, जिसमें दो प्रमुख टीमें हैं, बीजेपी और एसपी। 27 फरवरी को राज्यसभा की 10 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। इनमें से बीजेपी के 9 राज्यसभा सदस्य हैं, जिनका कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है। अब माना यह जा रहा है कि इन 10 सीटों में बीजेपी 7 सीटों पर आसानी से जीत हासिल कर लेगी। और 2024 के चुनाव से पहले पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव इस चुनाव में भी उसी फैक्टर पर आगे बढ़ते दिख सकते हैं। ऐसे में इन 9 राज्यसभा सदस्यों में से कोई 7 सदस्य ही राज्यसभा जा पाएंगे और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहे राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के आधे से ज्यादा नए चेहरे आ सकते हैं। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन लोकसभा चुनाव की सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से होगा। बीजेपी के राज्यसभा के जिन 9 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें से 2 राज्यसभा सदस्यों को ही बीजेपी रिपीट कर सकती है, बाकी को पार्टी ड्रॉप कर सकती है। मौजूदा समय में बीजेपी के सदस्यों में अनिल अग्रवाल, अशोक वाजपेयी, अनिल जैन, कांता कदम, सकलदीप राजभर, जीवीएल नरसिम्हा राव, विजयपाल सिंह तोमर, सुधांशु त्रिवेदी और हरनाथ सिंह यादव के नाम शामिल हैं। लेकिन इस बार बीजेपी इन 9 नामों में से बस 2 को ही फिर से मौका देगी। राज्यसभा प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया ये निर्भर करती है, जो पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति है वो इस पर विचार करती है और अपने किन कार्यकर्ताओं को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया जाना है, इसको चुनाव समिति तय करती है, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और जिसको वो तय करता है वही राज्यसभा सदस्यता के लिए प्रत्याशी बनता है। बीजेपी जिन्हें दोबारा राज्यसभा भेज सकती है, उनमें सुधांशु त्रिवेदी और अनिल जैन का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। इससे तर कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी जिन 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी, उन्हें जिताने के बाद 10वें सांसद को जिताने के लिए बीजेपी के पास पर्याप्त वोट नहीं है। लेकिन बीजेपी अगर शक्ति प्रदर्शन पर आती है तो फिर उसे दूसरे वोटों पर निर्भर रहना होगा। वहीं बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो सपा में जया बच्चन के नाम पर पहले भी कई बार विरोध होता रहा है। ऐसे में देखना होगा सपा इस चुनाव में क्या रणनीति लेकर उतरती है। वहीं बीजेपी के मौजूदा सदस्यों को देखें तो 1 वैश्य, 3 ब्राह्मण, एससी महिला, 1 अल्पसंख्यक जैन, 2 ओबीसी और 1 क्षत्रिय। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो बीजेपी ब्राह्मण, जाट, एससी वोटर बीजेपी के लिए अहम माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह से सूबे की सियासत ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है, उसके चलते किसी ओबीसी समुदाय पर ही दांव खेलती है तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव को लोकसभा का सेमीफाइनल बताया जा रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय 10 में से 9 सांसद है। अब देखना यह होगा कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी कितने सांसदों को अपने खाते में लाने में कामयाब हो पाती है। इन तमाम नाम आपको बताए जा रहे हैं। कांता कर्दम, अनिल जैन, सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद है। सकलदीप राजभर, जीवीएल नरसिम्हा राव, विजयपाल सिंह तोमर, सुधांशु त्रिवेदी, हरनाथ सिंह यादव, इस गणित की यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 1 क्षत्रिय, 1 वैश्य, 3 ब्राह्मण,
एक एससी महिला, एक अल्पसंख्यक, 2 ओबीसी, तो 24 से पहले के सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी के सोशल इंजीनियरिंग को लेकर अब रणनीति पर सोचा जा रहा है एक बार फिर से कि अब भारतीय जनता पार्टी उसी सोशल इंजीनियरिंग के साथ सामने आने वाली है जिस तरह से पिछला गणित आपको समझाने की कोशिश की। तो आज राज्यसभा चुनाव पर हम करने वाले हैं बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मनोज पंडित जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा तारिक खान जी, नेता समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मनोज जी आपसे ही, जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है लोकसभा का, और ऐसे में आपके पास इस समय सांसद की अच्छी खासी संख्या है, क्या लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी से कड़ी टक्कर इन चुनाव में होने वाली है? क्या नतीजा सामने आएगा? प्रियंका जी, इसमें टक्कर की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप देखिए कि हमारे 9 सांसद पहले थे, 10 का भी बाकी है, तो इसमें कोई ऐसी नहीं है। अब ये तो पार्टी का एक बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, वो बोर्ड तय करेगा कि किसको राज्यसभा भेजना है और किसको नहीं भेजना है, और नए चेहरे कैसे होंगे या इन्हीं चेहरों को बनाया जाएगा या क्या रहेगा। और रही समाजवादी पार्टी की बात, तो हमारे पास पर्याप्त सीटें हैं जिसके हिसाब से राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाना है, तो उसमें कुछ चुनौती वाली बात नहीं है। और हर चुनाव सेमीफाइनल चुनाव नहीं होता। आप ये देखिए, अभी 5 राज्यों को चुनाव हो रहा था, तब भी मीडिया में एक ही खबरें चल रही थी कि ये 2024 का सेमीफाइनल है, और अब आप ये कह रहे हैं कि ये भी 2024 का सेमीफाइनल है, तो वो सेमीफाइनल तो हम जीत ही चुके हैं। आप नहीं, लेकिन आपके राज्यसभा के जो कैंडिडेट आएंगे वो आपकी सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति के हिसाब से आएंगे, और कहीं ना कहीं 24 के चुनाव की जो शुरुआत है उसके हिसाब से आप इन कैंडिडेट को उतारेंगे। इसमें सच्चाई नहीं है क्या? देखिए, ये तो हमारा जो नारा है प्रियंका जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसी परिपाटी पे नहीं, राज्यसभा के चुनाव से लोकसभा के वर्गों को साधने की कोशिश नहीं की जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मानना ये कि जो पार्टी के लिए अच्छे लोग हैं, अच्छे जो कार्यकर्ता हैं, और जिनको पार्टी ये उचित समझेगी कि जिनको ताकत और देनी है, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उनको लगा के वहां राज्यसभा भेजने की बात की जाएगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं आपके पास संख्या बल अच्छा खासा है और इसमें आपके सामने कोई चुनौती नहीं होगी। कितने कैंडिडेट आप रिपीट कर सकते हैं, और क्या लगता है कि 9 सीटें फिलहाल आपके कब्जे में हैं, 9 की 9 आएंगी, घटेंगी, बढ़ेंगी, क्या अंदाजा है आपका? नहीं, बिल्कुल 9 की 9 आएंगी, और सारे अब क्या चेहरे कौन से होंगे, कौन से नहीं होंगे, ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। पर हम लोग बहुत मजबूती से और चीजों को सारे चेहरे हमारे 9 के 9 चेहरे हमारे। जी, तारिक खान जी, क्या लगता है आपको, आपके लिए राज्यसभा के चुनाव किस तरह से सामने आ रहे हैं? देखिए, ऐसा समझिए कि ये कोई सेमीफाइनल वगैरह नहीं, 35 विधायक मिलकर एक संसद चुनते हैं जो कि राज्यसभा में जाता है, उत्तर प्रदेश। जी। तो इस हिसाब से एक भाजपा का कम हो जाएगा। जी, तारिक खान जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पीयूष पंत जी भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। जी पीयूष जी, राज्यसभा के जो चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले आ रहे हैं, उसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही है, और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं गणित या रणनीति इस तरह की लगाई जाएगी कि लोकसभा के चुनाव में उसका फायदा मिल सके। क्या लगता है आपको? देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास मेजोरिटी है और अच्छी कंफर्टेबल मेजोरिटी है, और उनके पास पहले से ही 9 सदस्य हैं उत्तर प्रदेश से, जो 10 में से 9 राज्यसभा उनके हैं, और समाजवादी पार्टी की लेकिन जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आप ज्यादा है, तो कम से कम मुझे लगता है एक ये फायदा समाजवादी पार्टी को इसमें मिल सकता है। तो निश्चित रूप से अगर समाजवादी पार्टी जीत के आती है
और उनके दो उनके जो मेंबर्स बन जाते हैं राज्यसभा के, तो ये उनके लिए एक जीत होगी और इसका निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा मिलेगी समाजवादी पार्टी को और गठबंधन की इंडिया गठबंधन को। और उसमें ये है अब उसमें कितना मैनिपुलेशन हो पाता है नहीं हो पाता है, मुझे संभावना कमी दिखती है, क्योंकि ज्यादातर ऐसा हो नहीं पाता है राज्यसभा के चुनाव में, क्योंकि जो भी विधानसभा है उसमें जो है आपके जो सदस्य होते हैं उन्हीं के हिसाब से देखिए जो होता है, तो वो ट्रांसफर होने का वोट का हाफ फर्स्ट और सेकंड, जब सेकंड नंबर आता है उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत जो है मैनिपुलेशन होता होगा। प्रेफरेंशियल वोट जहाँ की बात होती है तो उसमें अगर समाजवादी पार्टी ठीक तरीके से कुछ काम कर सके और कुछ विधायकों को उनके जो सेकंड प्रेफरेंशियल वोट है उनको अपने पाले में बीजेपी के विधायकों के ले सके तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिल सकती है और वो 2 से 3 का आंकड़ा भी ले सकती है वो। तो लेकिन ये देखना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जहां तक है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा सदस्य हैं वहां पे और कंफर्टेबल है, तो वो उनका कम से कम 8 सीटें निकालना तो तय मान के आप चलिए, 8 सीटें तो उनको मिल ही जाएंगी वहां। तो यानी कि आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी एक बार कोशिश करेगी, 1 सीट है, सीट को बढ़ाने को लेकर समाजवादी पार्टी अपनी जुगत लगा सकती है और यदि कोशिश करती है, सफलता मिलती है तो सपा के लिए बड़ी जीत होगी लोकसभा से पहले। निश्चित रूप से देखिए बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार जो है क्योंकि 6 साल पहले की अगर आप बात करें हम, तो उनकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं थी विधानसभा में। इस बार उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, तो निश्चित रूप से उनको फायदा मिलेगा और कम से कम मुझे लगता है कि 2 सदस्य तो उनके चुन के आने चाहिए। ठीक है, तारिक खान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पीयूष जी, आपके पास वापस आती हूँ मैं लौट के। तारिक खान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी तारिक जी, क्या लगता है आपको कि 10 में से 9 सीटें बीजेपी के खाते में हैं, 1 आपकी सीट है, इस बार क्या रणनीति है आपकी? देखिए मेरी आवाज अब आ रही है? जी देखिए, एक राज्यसभा भेजने के लिए उत्तर प्रदेश के 37 विधायकों की जरूरत। इस लिहाज से समाजवादी पार्टी की 3 सीट बनती है 111 विधायकों। हमारे गठबंधन के साथ ही मिलाकर 125 विधायक हैं हमारे पास जी, जो कि 14 विधायक और हमारे पास बचे, जिनकी पिछली बार हमारे पास सीटें 1 या 2 ही थी और इस बार हमारी सीटें बढ़ जाएंगी राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के कोटे से और बीजेपी की सीटें घट जाएंगी। अभी आप बता रही थी कि इतने ब्राह्मण और इतने दलित ये लोग लड़ाए हैं या खड़े किए हैं जी, तो बीजेपी तो प्रधानमंत्री तो कहते हैं जातियां सिर्फ 4 हैं, महिला, गरीब, किसान, यही सब जातियां हैं। तो ये सब कौन सी जातियां फिर जो आप बता रही हैं? यहाँ तो इस तरीके से बीजेपी को इस बात का खंडन करना चाहिए, क्योंकि हम तो मानते हैं कि जातियां सच है हिंदुस्तान का, मगर बीजेपी को कहना चाहिए हम इतनी महिलाएं लड़ाएंगे, इतने गरीब लोगों को लड़ाएंगे, इतने किसानों को लड़ाएंगे, ये ब्राह्मण और ये सब बताने की क्या? मनोज जी जवाब दीजिएगा इस पर। नहीं, तारिक भाई सही कह रहे हैं कि ये जातियां तो सिर्फ अब चूंकि आप देखिए ना कि जिस उत्तर प्रदेश बिहार में चुनाव जातियों को लेके होता था पहले, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से जाति का जो समीकरण है वो सब फेल हो गया है। अब तो सिर्फ चुनाव विकास पे होता है, चुनाव मुद्दों पे होता है और इन सब चीजों नहीं मनोज जी बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग तो हर चुनाव में चलती है ना। देखिए प्रियंका जी, कुछ चीजें मूलभूत हैं उन्हें आप खत्म नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि जो अभी इन्हीं का नारा था ना, ये जातिगत समीकरण की बात ये लोग कर रहे थे, तो ये वही जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे। अखिलेश जी ने ये मुद्दा बहुत जोरों से उठाया और बिहार में जब हुआ तो इन्होंने समर्थन भी किया कि ठीक है बिहार में किया, हमारी सरकार आएगी तो हम उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। और अभी कह रहे हैं कि जाति का क्या मतलब है, सिर्फ जाति तो प्रधानमंत्री नहीं, वो तो आपके लिए कह रहे हैं मनोज जी, वो तो अभी भी अपने बयान पर कायम है, लेकिन उनका कहना है कि जब आपके हिसाब से 4 ही जातियां हैं तो फिर राज्यसभा और तमाम चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग करने की क्या जरूरत है आपको? नहीं तो इसको आप जाति वाले चश्मे से देखते ही क्यों हैं भाई? इसको चश्मे को बदल दीजिए ना, जाति वाले चश्मे से नहीं देखते। नहीं, लेकिन मनोज जी करना आपको भी है, लेकिन उससे स्वीकार नहीं करना है। देखिए प्रियंका जी, हम तो ये चाहते हैं सद्भाव, देश में जो है हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो। भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है भाई, हम तो सबको साथ लेके। नहीं मनोज जी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब आप अपनी पार्टी में चुनाव से पहले जातिगत आधार पर तमाम समीकरण साधते हैं, तो फिर यदि समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टी यदि बात कर रही है, मांग कर रही है, तो उस पर इतनी आपत्ति क्यों है आपको फिर?
प्रियंका जी कहाँ जातिगत समीकरण साध रहे हैं आप मुझे बताइए तो सही। भाई अगर कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता होता है, उसकी कोई जाति, उसको कोई जाति से क्यों नाप रहे हैं आप, उस पैमाने में क्यों डाल रहे हैं? नहीं, इस पर मैं पीयूष जी के पास जाऊंगी, फिर मैं आपके पास आऊंगी। पीयूष जी, क्या लगता है आपको कि जब राज्यसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, तमाम नेता, तमाम कैबिनेट तय होती है, तो क्या सोशल इंजीनियरिंग और जातिगत समीकरण नहीं साधे जाते? नहीं, बिल्कुल साधे जाते। देखिए, मनोज जी जो है वो तो झुटला रहे हैं। जो सच्चाई है, भारतीय राजनीति की जो सच्चाई है, और उससे भारतीय जनता पार्टी की अछूती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो बढ़ चढ़ के वो समीकरण साधती है, चाहे किसी को टिकट देना हो, किसी को मुख्यमंत्री बनाना हो, किसी को गवर्नर बनाना हो, किसी को राष्ट्रपति बनाना हो, तो वो जाति समूहों को ही देखती हुई निगाहें रहती है, और भी चुनाव को देखते हुए निगाहें होती हैं उनकी पूरी तरीके से। वो तो ये उनसे बात करना बहुत हास्यास्पद है कि हम तो नहीं करते हैं, और ये तो वो तो सबसे आगे है, अगुआ है इसमें। वो जो है कि तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसमें भी जो सिलेक्शन होगा कैंडिडेट्स का, वो निश्चित रूप से यूपी में जो है पिछड़ी जातियां कितनी हैं, पूर्वांचल जो है उसको ध्यान में रखते हुए दलित कोई चेहरा, उसको भी टिकट मतलब राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो ये तमाम गणित सभी पार्टियां लगाती हैं। भारतीय जनता पार्टी उसमें सबसे आगे रहती है। वो कहती कुछ और है लेकिन करती कुछ और, उसका उल्टा है। तो इसमें इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। या तो आप भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को छोड़ दे और जो है कि वो भारतीय राजनीति में एक नया चैप्टर लिखे कि हम तो साहब इसका आधार नहीं मानेंगे, लेकिन वो यही करते हैं और बढ़ चढ़ के करते हैं। इसलिए कहने की बात अलग है, लेकिन मुझे फिर लगता है कि 2024 को देखते हुए इसमें जो सिलेक्शन होगा, जो जिस मेंबर को भेजना है राज्यसभा में। जी मनोज जी, इस पे भी जवाब दीजिए। तो दूसरी बात यहाँ पर है कि तारिक खान जी का ये भी कहना है कि अब उनकी सीटें बढ़ेंगी और आपकी सीटें घट जाएंगी। देखिए प्रियंका जी, क्या है कि चुनाव ये कोई आम चुनाव तो होता नहीं है, ये चुनाव विधायकों की काउंटिंग पे होता है। नहीं ठीक है, आपकी संख्या है, लेकिन सपा की भी तो संख्या बढ़ी है ना इस बार। ठीक है, वो तो अब कौन कहाँ क्रॉस वोटिंग होता है, क्या होता है, क्या सपा करती है इसमें, पर हमारे पास पर्याप्त विधायक हैं और हमें लगता है कि हमारे 9 तो हैं ही हमारे। अगर कुछ नहीं, तारिक खान जी कह रहे हैं कि 3 सीटें उनकी होने वाली हैं इस बार। अब ठीक है, तारिक खान जी कह रहे हैं तो तारिक खान जी की कैलकुलेशन है, वो तारिक खान जी अपनी कैलकुलेशन को जोड़ के बता रहे हैं कि भाई हम इतना कर सकते हैं। पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी जितने लोग हैं राज्यसभा, और हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग क्या और कर पाएंगे वो देख लेंगे। तारिक खान जी, ठीक है, तारिक खान जी के पास वापस लौट करती। पीयूष जी हमारे साथ लगातार बने हुए। पीयूष जी, जिस तरह से सीटों की लेकर आप बात कर रहे थे, आप 2 सीटों की बात कर रहे थे, तारिक खान जी दावा कर रहे हैं कि 3 सीटें कम से कम उनकी आनी चाहिए। क्या आप देख पा रहे हैं कि 3 सीटों को लेकर बीजेपी 7 और सपा 3, ये आपको नजर आ रहा है कि संख्या के हिसाब से? नहीं, देखिए संख्या बल के हिसाब से देखें, और जैसा कि वो कह रहे थे कि लगभग जो है अलायंस पार्टनर को मिला के 125 सदस्य हैं उनके पास विधायक हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखें जो 37 एक कैंडिडेट के ऊपर 37 वोट पड़ते हैं जी, तो उस हिसाब से तो वो 3 उनका कहना सही है। लेकिन मेरा मानना है कि 2 उनकी जो है साफ है। तीसरी में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी तो जानी जाती है ना मैन्यूवरिंग करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, खरीद फरोख्त करने के लिए। हो सकता है तीसरे कैंडिडेट को तो वो सक्सेसफुल ना होने पाए और भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को तोड़ ले उसमें से, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, खासकर पिछले 1 दशक में जो है कि वो लगातार तोड़फोड़ करती है और अपने पाले में मिला लेती है जी। तो 2 सीटें मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी की पक्की सीटें हैं, 2 सीटें। तीसरी सीट उनको बहुत मजबूती के साथ उसको बचाना होगा और उसके लिए लड़ना होगा और अपने किले को संभाल के रखना होगा। ठीक है, जया बच्चन के नाम को लेकर भी लगातार विरोध हो रहा है, क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी एक बार फिर से दोहराएगी? क्या चीज? जया बच्चन के नाम को लेकर लगातार पार्टी में भी और बाहर भी विरोध देखने को मिल रहा था, क्या लगता है कैंडिडेचर दोहरा सकती है समाजवादी पार्टी? देखिए, मुझे लगता है इस बार हालांकि जया बच्चन काफी कुछ जो है कि राज्यसभा में जो है बहुत ज्यादा मुखर रहती हैं और बहुत मुद्दों को लेके हमेशा मुखर रही है, ये बात है उनमें, और वो एक एसेट है समाजवादी पार्टी के लिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि समाजवादी पार्टी, क्योंकि महिला आरक्षण की बात हुई है जिस तरह से केंद्र सरकार ने किया है, तो महिला का को नहीं भेज के थोड़ा सा नुकसान उनको शायद हो सकता है। तो मुझे लगता है कंटिन्यू उन्हें करना चाहिए, लेकिन उनके पास एक कशमकश ये भी, अगर 3 वो जिता सकते हैं तो निश्चित रूप से एक उनको जो है कि और दूसरे जो महिला को रखना होगा, उस
उसके लिए जया बच्चन निश्चित रूप से एक फायर ब्रांड नेता है समाजवादी पार्टी के, और वो लगातार चाहे महिलाओं के मुद्दे हों चाहे दूसरे मुद्दे हों, वो बड़ी शिद्दत के साथ उनको उठाती रही बराबर। और जो विधायकों, जो सांसदों के साथ अन्याय होता रहा है लोकसभा राज्यसभा में खासकर हमने देखा इधर पिछले 2 सत्रों में, वो पूरी तरीके से मुखर रही है उसको लेके। तो वो मुझे लगता है एसेट है, मेरे हिसाब से तो उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि महिला है। दूसरा, वो एक जो है समाजवादी पार्टी की आवाज को लगातार जो है राज्यसभा में उठाती रहती हैं, और तमाम महिलाओं के मुद्दे हो, दूसरे मुद्दे हो, देश के और अन्य मुद्दे हो, महंगाई का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे वो जो है मुकर रहती हैं और बहुत साफ गोई के साथ वो बात करती हैं। तो मुझे लगता है कि संभावना यही है कि समाजवादी पार्टी उनको कंटिन्यू करेगी। ठीक है मनोज जी, आपके तमाम 9 कैंडिडेट की जो बात हो रही है, कितने कैंडिडेट को दोहराया जाएगा, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? प्रियंका जी, ये देखिए, ये तो अभी कुछ भी कहना बड़ी जल्दबाजी होगी क्योंकि हमारी पार्टी में ये संविधान माना जा रहा है कि सुधांशु त्रिवेदी और अनिल जैन, इनका नाम दोबारा सामने आ सकता है। अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है क्योंकि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि किसको हम लोग भेजेंगे और किसको नहीं भेजेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अभी देखिए 3 मुख्यमंत्री बनाए, जो नाम मीडिया में चलते रहे उसमें से एक भी नहीं बना। तो ये सब कहना ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ तो कार्यकर्ताओं की, यानी कि आपका कहना है कि सस्पेंस गेम जारी रहेगा बीजेपी का? किस कार्यकर्ता का भाग्य खुले? जी मनोज जी, सस्पेंस गेम जारी रहेगा? अब कुछ भी कह सकती हैं आप इसको अपने शब्दों में, पर मेरा मानना यह है कि बीजेपी के किस कार्यकर्ता को राज्यसभा जाना है और किसको नहीं जाना है, ये तो आला कमान और पार्लियामेंट्री बोर्ड के हाथ में होता है। प्रियंका जी, यहाँ कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि पहले से सब कुछ तय है और किसी परिवार के व्यक्ति को भेजना है। ठीक है, यहाँ तो जो कार्यकर्ता होते हैं उन्हीं कार्यकर्ताओं को जो है आप लाके खड़ा कर सकते हैं। ये साबित हम कर चुके हैं 3-5 राज्यों के चुनाव में भी, जिसमें 3 मुख्यमंत्री ऐसे चेहरों को मुख्यमंत्री बना दिया जो बिल्कुल कहीं ना रेस में थे, ना नाम था, ना कुछ मतलब था उनका, उनको सीधे चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं में से किसका नंबर आएगा? तारिक खान जी, समाजवादी पार्टी की 3 सीटों की यदि आप बात कर रहे हैं तो 3 सीटों को लेकर कैंडिडेट के बारे में क्या कुछ जानकारी देंगे? और दूसरी बात, जया बच्चन के नाम को लेकर जो गहमा-गहमी चल रही थी, क्या एक बार फिर से कंटिन्यू किया जाएगा? तारिक खान जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही मुझ तक। फोन के अनम्यूट बटन को चेक कीजिएगा। ठीक है, आपके पास मैं आती हूँ। पीयूष जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष जी, तमाम कैंडिडेट को, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की यदि बात करें तो अभी कुछ भी साफ नहीं हुआ है और मनोज जी ने इशारा कर दिया है कि जिस तरह से आखिरी समय पर सस्पेंस निकलकर सामने आता है और सस्पेंस खुलता है, वही कार्यक्रम कुछ राज्यसभा में भी होने वाला है। क्या आप कुछ देख पा रहे हैं पहले से? नहीं, देखिए, अभी थोड़ी जल्दी है, मुझे लगता है निश्चित रूप से भी जल्दी है। अभी तो डेट आई है, उसमें क्या होगा, कई नाम जो है भारतीय जनता पार्टी के चल भी रहे हैं, बहुत से उनके स्पोक्समैन हैं जो लगातार बहुत समय से स्पोक्समैन, जैसे आपने भी बात करी सुधांशु जी की, तो वो तो ये 2 नाम की चर्चा है। लेकिन जैसे अभी मनोज जी कह रहे थे कि ये मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री वही बना दिए गए अनुभवहीन, जिनका कुछ नहीं था। और लेकिन चूंकि चुनाव देखना था, 2024 का चुनाव था, उस हिसाब से समीकरण को, जातिगत समीकरण को साधते हुए कहीं ब्राह्मण को बैठाया गया, कहीं आदिवासी को बैठाया गया, तो ये होता है। तो इसी तरह से देखिए, भारतीय जनता पार्टी यही गणित चलती है और इसी तरह से नाम तय होंगे। मुझे लगता है अभी कुछ जल्दी है, उनके सर्कल्स में तो नाम निश्चित रूप से चल रहे होंगे और जो उसमें फिट बैठेगा, जो संदेश देने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होगी कि देखो हम तो इस जाति समूह का ध्यान रखते हैं, उसी को जो है भेजा जाएगा। उसमें आप चाहे कितने बड़े नेता हो, कितने आपने समय दिया हो पार्टी के लिए, आप कितने अच्छे वक्ता हो, उसका मतलब नहीं है भारतीय जनता पार्टी। यानी कि जाति के क्राइटेरिया में जो फिट होगा वो कैंडिडेट होगा। निश्चित रूप से, बिल्कुल बिल्कुल। मनोज जी, क्या कहना है इस पर आपका? प्रियंका जी, मैं पीयूष जी को क्या कह सकता हूँ, पीयूष जी की अपना मत है, वो अपनी विचारधारा है, उनकी अपनी सोच है, उसकी वो क्या बोल रहे हैं। पर लेकिन हम तो सिर्फ आपको इतना कह सकते हैं कि देखिए, उत्तर प्रदेश में जाति धर्म के नाम पे चुनाव हुआ करता था, ठीक है। हम 37 साल बाद दोबारा उत्तर प्रदेश में रिपीट हुए और
जो वोटों का परसेंटेज है वो सारी कैलकुलेशन आप कर लीजिए, उसमें सारी जातियों का समीकरण ही तोड़ दिया। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव जाति के नाम पे नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में चुनाव लॉ एंड ऑर्डर और विकास के नाम पे चुनाव हुआ, और वो चीजें हम सबके सामने है। और मैं मानता हूं कि आने वाला 2024 का चुनाव भी विकास के मुद्दे पे होगा और उसी हिसाब से चीजें आगे बढ़ेंगी। नहीं, और राम मंदिर का मुद्दा मनोज जी? नहीं, मुद्दा तो ये देखिए मुद्दा नहीं है, इसे मुद्दा नहीं कह सकते हम लोग। ये तो एक चीज थी, एक 500 सालों से लड़ाई चली आ रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने, भारतीय जनता पार्टी ने उसको किया, और हम लोगों ने, हमारे मैनिफेस्टो में था प्रियंका जी ये, कि अगर कभी हम भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो जो भी मसले हैं उनको निपटाया जाएगा, और उसमें से निपटाया हमने। तो ये मुद्दा नहीं था, मुद्दा तो चीजें, ये हर हिंदुस्तानी की भावना थी, जो हिंदुस्तान भगवान राम की कृपा से जिसको पूरा किया गया, और हिंदुस्तान में इतिहास रचा गया। प्रियंका जी आप देखिए, जनवरी में कभी दिवाली मनी है क्या? आपने खुद ही देखा होगा, जनवरी में दिवाली मनाने का काम हुआ है। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं, और इसमें तो हर व्यक्ति, पूरे देश का नौजवान, यूथ, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति जो है उसका साक्षी रहा राम मंदिर का और सारी चीजों का। तो ये तो बहुत अच्छी बात है प्रियंका जी। ठीक है पीयूष जी, मनोज जी का कहना है कि जाति धर्म नहीं, इस बार विकास और लॉ एंड ऑर्डर पर चुनाव लड़े जाएंगे। कितनी सच्चाई आपको इस बात में नजर आ रही है? नहीं देखिए प्रियंका जी, ये कहते तो हैं विकास और उस पर की लड़े जाएंगे, लेकिन देखिए जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट मैं कहूँ तो ये कह रहे हैं कि नहीं जाति में नहीं होता है। पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव भी जो है जाति समूहों के आधार पर हुआ। पूरी उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा 2014 में भी जो शुरुआत करी थी, बनारस को उन्होंने इसीलिए चुना था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, ताकि पूरी उत्तर प्रदेश में एक मैसेज जाए और वो प्रभावित हो पूरी तरीके से। जितने राजभर को क्यों बार बार ये जो है कि अपने में शामिल करने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनका एक पैठ है उनकी जो है पूरी उत्तर प्रदेश में। तो ऐसा नहीं, ये जातिगत समूहों को देखते हुए ही तय करते हैं कि किसको कैंडिडेट बनाना, किसको नहीं बनाना है। और विकास का जहां तक मामला, तो विकास तो जो है कि देखिए वो तो हर सरकार आती है, वो थोड़ा बहुत विकास करती है, और जो ये क्लेम करते हैं उस हिसाब से विकास है नहीं। नौकरियां लोगों के पास है नहीं, रोजगार की कमी है, कानून व्यवस्था का हाल बहुत अच्छा नहीं उत्तर प्रदेश में। आप सिर्फ जो है कि बुलडोजर चला के दिखा दें या जो है कि आप एनकाउंटर करके दिखा देंगे साहब यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। रोज अपराध बढ़ रहे हैं, वहाँ पे बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश सबसे आगे है अपराध के मामलों में। ये जो नेशनल जो क्राइम ब्यूरो है उसकी रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश सबसे आगे है महिलाओं के खिलाफ जितने भी अपराध है उसमें जो है सबसे ज्यादा। और अभी हम रोज देखते हैं, बनारस से किस्सा भी हुआ है, अभी परसों की एक खबर आई वहाँ पे, जिस तरह से वहाँ पे। ठीक है पीयूष जी, समय मेरे पास बहुत कम है। हाँ, समय बहुत कम है। मनोज जी, पीयूष जी और तारिक खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का करना चाहूंगी। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर अब रणनीति और गठजोड़ का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। देखना यह होगा कि 10 सीटों के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं, किसके खाते में ज्यादा सीटें आने वाले समय में आ सकती हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतनी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।